हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। बच्चों, आज हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। मतलब जब सनसेट होता है उसके बाद आसमान देखना कितना अच्छा लगता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky। मतलब शाम के बाद आप एक या दो इसके बाद धीरे धीरे तारे आप देखने लगते हैं। Soon you would see the number increasing। और जल्द ही आपको ढेर सारे तारे आसमान में दिखने लगते हैं। You cannot count them anymore। आप उसे नहीं गिन पाएंगे, इतने सारे तारे आपको आसमान में दिखने लग जाएंगे कि आप उन्हें गिन ही नहीं पाएंगे। The whole sky is filled with tiny shining objects, some are bright, others dim। मतलब इतने सारे आपको तारे दिखेंगे, उसमें से कुछ तारे आपको या तो ब्राइट दिखेंगे और कुछ ऐसे भी तारे होंगे जो ब्राइट नहीं होंगे, सिर्फ ग्लो करेंगे। It seems as if the sky is studded with diamonds। आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे वह डायमंड हो। They all appear to be twinkling। वो सब के सब देखने में आपको ट्विंकलिंग जैसा या वो टिमटिमाते हुए दिखेंगे। But if you look at them carefully you will notice that। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि that some of them do not twinkle as others do। कुछ तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे अगर आप गौर से देखेंगे तो। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून शाइन्स। सिर्फ आपको वो ग्लो करते हुए दिखाई देंगे जैसे आपको मून दिखता है या चंद्रमा दिखता है। Along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। यानी उन तारों में आपको ज़्यादा दिन तक यानी मैक्सिमम डेज तक आपको चंद्रमा भी ग्लो करते हुए दिखेगा। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पर अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। यह ऐसा क्यों होता है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। यानी महीने में सिर्फ आप एक बार ही फुल मून को देख पाएंगे जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आप मून को या चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। इट इज़ अ मून न्यू मून नाइट और अमावस्या। उसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। उस रात को आप बिल्कुल क्लियर नाइट देख पाएंगे। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? कभी आपने सोचा है कि दिन के समय वह जो मून है या वो जितने भी टिमटिमाते हुए तारे थे वो क्यों नहीं देखते हैं दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। बेटा इसलिए नहीं दिखाई देता है दिन में क्योंकि उसके आगे जो सन का लाइट है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए तारे नहीं दिखते हैं। दूर होने के कारण उनका जो लाइट होता है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो तारे होते नहीं हैं, होता है, लेकिन सन के लाइट के आगे उनका लाइट कुछ पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि अभी आपके रूम में जो एलईडी बल्ब जल रहा है या कोई और छोटा सा लाइट है और उसके आगे आप बहुत बड़ा लाइट को जला दें तो आपका वो जो एलईडी बल्ब है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार सन के आगे भी जो स्टार का लाइट है वो दिखाई नहीं पड़ता है। द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेसियल बॉडीज। बेटा ये जो मून है और भी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट आसमान में जो आपको दिखते हैं इन सब को मिलाकर ही कैलेसियल बॉडीज कहा जाता है। सम कैलेसियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ तो कैलेसियल बॉडीज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। वह ढेर सारे गैसों को मिलाकर बना होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट।
कहने का मतलब कि वो जो होते हैं वो ढेर सारे हीट से मिलकर बने होते हैं, ढेर सारे गैसों से मिलकर बने होते हैं। द कैलेसियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अब इसके बारे में जानेंगे, स्टार्स किसे कहते हैं। स्टार्स उसे कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो वह खगोलीय पिंड जिनका अपना लाइट होता है उसे हम स्टार कहते हैं। और ये जो अपना सन है, सन भी एक तरह का स्टार ही है। द सन इज अ स्टार, है ना। अभी हमने कंडीशन क्या जाना कि स्टार हम किसे कहते हैं, जिनका अपना प्रकाश हो, यानी जिनका खुद का लाइट हो, उसे हम स्टार्स के काउंटिंग में रखेंगे। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। यानी जो आप आसमान में ढेर सारे टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं वो सभी सन की तरह ही है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो सब भी तारे हैं, वो सब भी, उनके अंदर भी गैस है, वो भी सन की तरह ही है, लेकिन हमें उनका हीट तो पता चलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में जब आप आग जला के उसको आप उसका हीट लेते होंगे, है ना, जितना पास जाएंगे उतना ज़्यादा हीट लगेगा, और जितना दूर चलते जाएंगे तो आपको हीट कम महसूस होगा। ठीक है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। आपने यह महसूस किया होगा कि जैसे जैसे किसी वस्तु से आप दूर चले जाते हैं आपको वो वस्तु छोटा दिखने लगता है। अगर एग्जांपल हम एरोप्लेन की बात करें तो दूर से जो दूर एरोप्लेन जाता है आपको कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन वही पास में जाके देखेंगे तो एरोप्लेन तो वाकई में बड़ा होता है। यहाँ क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है, हाउ ए स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स when it is flying at a great height। यानी काफ़ी ऊंचाई पे जो एरोप्लेन जाता है वह हमें छोटा क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर यही है कि कोई भी वस्तु हमारी आंखों से जब काफ़ी दूर होता है तो वह ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा नज़र आता है। While watching a night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation। ये constellation क्या होता है? ये जो रातों में तारों का कुछ जो समूह आपको दिखता है, अगर इस फिगर को आप देखें तो इन्हीं सब को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यानी जो अगर एक शब्द में कहें तो ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिलेशन का कोई एग्जाम्पल दीजिए तो आप उसको देंगे उर्सा मेजर या बिग बियर। ओके। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। उन्हीं में से एक ऐसा भी कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम आसानी से पहचान पाते हैं रातों में देखने के बाद, वह है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 स्टार। ओके। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जैसे कि आप पिक्चर आप ये 1.1 में देख सकते हैं। That forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky। कहने का मतलब कि किसी बड़े के साथ आप छत पे जाइए और उनको कहिए कि हमें इस तरह के तारों को दिखाइए। इन एशियन टाइम यानी प्राचीन समय में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। यानी प्राचीन समय में जो इंसान रहा करते थे वो अपना डायरेक्शन स्टारों को देखकर ही पता लगा पाते थे, अपना जो दिशा है वह तारों की चाल से ही समझ पाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन में इस पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेडीज़ हैं इनके नॉर्थ के साइड में जो स्टार है इसको ये नॉर्थ स्टार के नाम से जान रही है, जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। यानी अगर आप हर रात आप इनको अगर देखेंगे तो ये जो पोल स्टार है ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको दिखाई देगा। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। आप सप्तऋषि से हेल्प के साथ आप इस जो नॉर्थ स्टार है इसको आप देख पाएंगे या पता लगा पाएंगे। ओके। लुक एट फिगर 1.1।
ये देखिए ये 1.1 है, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है सप्रेसी एंड द पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको। सम कैलेसियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी आसमान में कैलेसियल बॉडीज हैं जिनका अपना लाइट और हीट नहीं होता है। दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ठीक है उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का तो अपना लाइट है नहीं, फिर वो इतना ग्लो कैसे करता है? तो वो जो ग्लो करता है ना वो दूसरे स्टार के मदद से करता है, यानी दूसरे स्टार का वहाँ तक रोशनी पहुँचता है, लाइट पहुँचता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके हमें वो दिखता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास खुद का लाइट होता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। या तो हम सैटेलाइट कहें या प्लैनेट कहें। अगर हम टेलीस्कोप के सहायता से दूसरे ग्रह को भी देखना चाहें तो इसी प्रकार दिखेगा। अगर मान लीजिए कि कोई मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, वो कैसे दिखता है? क्या उनके पास अपना लाइट होता है? ऐसा नहीं है, वो सन के रोशनी की वजह से हमें दिखाई पड़ता है। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाइन विच मीन्स वंडर्स। ये जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक शब्द है बेटा, ठीक है, वहीं से ये प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं उसका नाम अर्थ है या पृथ्वी है ना। अभी जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसका नाम जो है अर्थ है, ठीक है। और अर्थ भी एक तरह का प्लैनेट है। अब प्लैनेट हम कह रहे हैं, इसका भी कोई कंडीशन होता है क्या कि हम किसको स्टार कहें, किसको प्लैनेट कहें? हाँ बिल्कुल होता है। स्टार उसे कहेंगे जिनका अपना खुद का हीट और लाइट होता है, और प्लैनेट उसे कहेंगे जिनका अपने पास ना तो हीट होता है और ना ही लाइट होता है। लेकिन ये सन का रेवोल्यूशन करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट होने के साथ साथ सन का रेवोल्यूशन करता है। ओके, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यानी जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सभी सन के सन रे से प्राप्त करते हैं। विच आर नियरेस्ट स्टार। अब जो हमारा सबसे नज़दीक है वो कौन सा स्टार है? सन है, जिसका नाम सन है, ठीक है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर आप दूर से जाकर, अगर अर्थ की कक्षा से आप बाहर चले जाएंगे, इसके एटमॉस्फेयर आप काफ़ी स्पेस में जाकर दूर जाकर अगर देखेंगे तो जिस तरह से चंद्रमा आपको ग्लो करते हुए दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आपको अर्थ भी दिखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा ग्लो करते हुए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चंद्रमा तो इसलिए आपको ज़्यादा ग्लो करते हुए दिखता है क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है वो रॉकी है, लेकिन ऐसा धरती के साथ नहीं है। आपको दिखेगा, जो अर्थ है वो दिखेगा, लेकिन उतना शाइन करते हुए नहीं दिखेगा। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। बेटा ये जो मून है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, सैटेलाइट किसे कहेंगे? जो किसी प्लैनेट का रेवोल्यूशन करता हो और खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करता हो, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लैनेट को हम ग्रह कहते हैं वैसे सैटेलाइट्स को उपग्रह कहते हैं। आपको समझ में आई बात? सैटेलाइट किसे कहते हैं? एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, जो किसी ग्रह का अपने एक्सिस पर करने के साथ साथ किसी ग्रह का रेवोल्यूशन करे या उसका परिक्रमा करे, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और अपना अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मैंने अभी कहा ना कि ये जो मून है अपना अर्थ का रेवोल्यूशन करता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। कहने का मतलब कि जिस प्रकार अपना पृथ्वी एक ग्रह है वैसे ही और भी ढेर सारे ग्रह हैं, है ना। अभी यहाँ पे 7 दे रहा है, ठीक है। वो भी जो हैं सन से ही हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। साथ साथ में मून को भी यहाँ काउंट किया जा रहा है। हालांकि मून कोई प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट है। चलिए यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या लिखा हुआ है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। कहने का मतलब कि जुपिटर जो होता है, अगर हिंदी में बात करें बृहस्पति, और सैटर्न यानी शनि, यूरेनस
मीन्स अरुण, इनका भी क्या होता है, इनके इर्द गिर्द जो होता है ना, उनके जो सराउंडिंग में होता है वो रिंग्स टाइप के। अगर आप शनि ग्रह को देखें या सैटर्न ग्रह को देखें तो रिंग्स बना हुआ रहता है ना, तो इन दोनों का भी रिंग्स बना होता है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिज, ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं ये स्मॉल डेब्रिज से होता है। अब डेब्रिज क्या होता है कि जो छोटे छोटे, या तो आप काफ़ी छोटा रॉकी की बात करें या बहुत बड़ा है ना, उन्हीं सब से मिलकर ये रिंग्स बना होता है। कुछ तो 1 इंच का हो सकता है, कुछ तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, आप उस रिंग्स को धरती पे रहकर टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अगला टॉपिक है द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम की बात करेंगे कि ये सोलर सिस्टम होता क्या है। द सन, 8 planets, satellite and other celestial bodies known as asteroids and meteoroids फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी अभी मैंने ये जो नाम लिया कुछ का, यानी सन हो गया, 8 ग्रह हो गए, सैटेलाइट यानी उपग्रह हो गया, और बाकी सभी कैलेस्टियल बॉडीज़ को ही मिलाकर और एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स को भी मिलाकर सोलर सिस्टम हम कहते हैं। अगर इस पिक्चर में देखें तो ये देखिए, ये जो सन है और ये सारे ढेर सारे ये जो आपको प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये देखिए इस तरह का एस्ट्रॉइड बेल्ट बना रहता है। इन्हीं सब को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, सोलर सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स अ हेड, इसे ही हम सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली कहते हैं। और इसमें से जो सबसे हेड होता है वह सन होता है। ये देखिए, है ना बेटा। डू यू नो में क्या कह रहा है, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। अगर रोमन की बात करें, वहाँ के लोगों की अगर मान्यता की बात करें तो वो लोग इनको सन को जो है गॉड के रूप में जानते हैं। इसमें और कुछ खास तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है। अब सन की बात करते हैं। बेटा एक बार फिर से याद कीजिए, सन को मैंने क्या कहा था, सन को मैंने एक स्टार कहा था। और स्टार हम किसे कहते हैं, जिनका अपना हीट और लाइट होता है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी जैसे हमने बात किया कि ये जो हेड का बात किया ना कि ये सोलर सिस्टम में हेड कौन होता है, तो सन होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद होता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये काफ़ी हॉट गैसों से मिलकर बना होता है। अगर कुछ गैसों का नाम ले तो ये हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। यानी ढेर सारे हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो वह हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम बनते हैं। ठीक है। तो एक शब्द में अगर कहें कि सन क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो हीलियम। और हीलियम क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ढेर सारे हाइड्रोजन को मिलकर। आगे बढ़ते हैं। इच प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द बाइंड द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है कि जितने भी इसके अगल बगल कोई एस्ट्रॉइड हो गया या फिर प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, ये सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर हम मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट का भी क्या होता है, सिम्टम्स यही होता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो लाइट होता है वो अल्टीमेट होता है, शुरू से अभी तक चलते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई लाइफ नहीं है, इसका भी लाइफ होगा आगे चलकर। कुछ समय के बाद, यानी काफ़ी समय के बाद, ये क्या होगा कि बिग बैंग होगा इसके साथ। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, विस्फोट। इसके साथ भी विस्फोट होगा और न जाने कहाँ कहाँ पे वो बिखर जाएंगे। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। अच्छा ठीक है, सन के पास इतना हीट है, फिर हमें ज़्यादा महसूस क्यों नहीं होता है? होता है बेटा, गर्मी के दिनों में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें हीट महसूस होता है, लेकिन ठंडी में ऐसा नहीं है। देखिए कारण ये है कि हम सन से काफ़ी दूरी पे हैं। अगर हम किलोमीटर में बात करें कि कितनी दूरी पे है, तो जो सन है ये हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, जिससे हमें उतना ज़्यादा हीट महसूस नहीं होता है। चलिए अब ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर
8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर यानी टोटल प्लैनेट्स की अगर बात करें तो 8 हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। अगर हम सूर्य की दूरी के हिसाब से बात करें तो ये जो हमारा जो नंबर आएगा अर्थ का वो तीसरे नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे मरकरी, हिंदी में कहें तो बुध। वीनस, वीनस मीन्स शुक्र। अर्थ मीन्स पृथ्वी। मार्स मीन्स मंगल। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। यूरेनस मीन्स अरुण। नेपच्यून मीन्स वरुण। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको याद करने का यहाँ पे एक कुछ आपको ट्रिक दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अगर ये याद नहीं होता है तो आप इसे याद रखिए, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट शोज अस 9th प्लैनेट। देखिए यहाँ पे पी नहीं दिया हुआ है, पी मीन्स प्लूटो। बेटा अगस्त 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलकर हटा दिया गया। यानी जो सोलर सिस्टम का क्राइटेरिया था, कुछ जो रूल था, लॉ था, उसको वह प्लूटो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको इस कैटेगरी से निकाल दिया गया है। यानी सोलर सिस्टम का जो कैटेगरी होता है उससे निकाल दिया गया। ठीक है, आप याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज 9th अस नट्स। ठीक है, M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, H फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज इन द फिक्स पथ। यानी जितने भी ये 8 ग्रह हैं ये सन के क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं। ये देखिए, ये जितने भी आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, जितने भी प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, ये सन के अपने फिक्स पथ पे रेवोल्यूशन करते हैं। अपने एक्सिस पर, ये देखिए, अपना अर्थ जो है खुद के एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ सन का क्या करता है? रेवोल्यूशन करता है। ये जो लाइन आपको इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक लाइन जो दिखाई दे रहा है, इसे हम ऑर्बिट के नाम से या पथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दीज पथ आर एलोंगेटेड, है ना, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम पथ के नाम से भी जानते हैं और इसी ऑर्बिट पर अपने ऑर्बिट पर सभी प्लैनेट रेवोल्यूशन करते हैं सन का। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। ये जो मरकरी है, बुध है, ये सन का सबसे पहले स्थान पर आता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ठीक है, यानी वह जो मरकरी है 88 डेज पर यानी 88 दिनों में वह 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। यानी अगर वहाँ साल की बात करें कि एक साल कितने दिनों की होती है, तो वहाँ पे 88 दिनों की होती है। वहीं वीनस की अगर बात करें, वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ये जो वीनस है बेटा, यानी शुक्र है, शुक्र को हम जुड़वा कहते हैं। जुड़वा सिस्टर कहिए या भाई कहिए, जो भी कहिए, जुड़वा कहते हैं अर्थ का। किसको? ये वीनस को। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अर्थ का शेप एंड साइज है और वीनस का है, ये लगभग दोनों का सेम है। लगभग, पूरी तो नहीं, लेकिन लगभग है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया ना कि अगस्त 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह बोलकर हटा दिया गया है, मैंने अभी कहा था। हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज सेरस 2003, ये जो लिखा हुआ है, डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। यानी इनका जो मीटिंग हुआ, यानी IAU का मीन्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन लोगों का जो मीटिंग हुआ, उसमें प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलकर हटा दिया गया है इसके कैटेगरी से। यानी जो सोलर सिस्टम का कैटेगरी था उसमें से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जो उसका क्राइटेरिया था, जो रूल था या जो लॉ था, उसको वह फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलकर या बौना ग्रह बोलकर हटा दिया गया है।
आगे बात करें, इससे पहले ये डू यू नो जान लेते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई, यानी इंसान शुरू से ही आसमान को देखकर काफ़ी कुछ जानने की जिज्ञासा रखता था। दोज हु स्टडी द क्लेशियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, यानी ये जो क्लेशियल बॉडीज होते हैं इनके बारे में जो पढ़ाई करते हैं या उनके बारे में जानकारी रखने की रुचि रखते हैं उसे ही हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय में भारत के जो आर्यभट्ट थे ये भी एक महान एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, है ना, ये मून और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है ये जो शाइन करते हैं ये सन के लाइट के थ्रू करते हैं, यानी उसकी मदद से ही करते हैं। टुडे, अगर आज की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अपना ग्रह अर्थ की बात करते हैं, यानी अपना जो प्लैनेट है अर्थ, इसी के बारे में बात करते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सन से तीसरे नंबर पे अपना अर्थ आता है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, अगर वहीं साइज में बात करें, ये तो तीसरा जो मैंने कहा, थर्ड जो कहा ये तो मैंने डिस्टेंस के हिसाब से कहा अगर साइज की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पर जुपिटर आता है, यानी सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है, सबसे बड़ा कोई प्लैनेट है तो वह जुपिटर यानी बृहस्पति है। इट इज़ स्लाइटली फैटर्न एट द पोल्स, यानी अर्थ जो है अपने पोल्स पर, है ना, अर्थ जो है अपने पोल पर हल्का सा चिपटा है। अगर ये अर्थ है तो अगर ये हम इसको इस तरह से हम पोल बना दे तो यहाँ पर और यहाँ पर हल्का सा आपको चपटा दिखाई पड़ेगा, जिस तरह से आपको संतरा या अंडा का जो शेप दिखाई देता है ओवल टाइप का, उस टाइप का आपको दिखेगा। इन साइज, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ स्लाइटली flattened at the poles, that is why its shape is described as a geoid, इसलिए इसके शेप को हम जियोइड के नाम से जानते हैं। जियोइड का मतलब क्या होता है, जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, अगर हम लाइफ की बात करें, जीवन की बात करें तो धरती के अलावा या अर्थ के अलावा ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ सरवाइव कर पाए। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है दूसरी जगह पे। क्यों नहीं है, अभी हम बात करते हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, अर्थ जो है ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, यहाँ पे पानी है, हवा है, जो कि जीवन जीने के लिए यह पर्याप्त है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, है ना, अब धरती पे जो है ये जो गैस होता है यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसे हम इनहेल कर जी पाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी अपने सोलर सिस्टम में ये 9 ग्रहों को मिला के अगर बात करें, प्लूटो को भी अगर इंक्लूड करें तो ये 9 ग्रहों में ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, यहीं पे सिर्फ लाइफ पॉसिबल है, बाकी कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे वाटर नहीं है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम दूसरे ग्रहों पे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हमारे अर्थ के साथ ऐसा है, हम कितने खुद किस्मत है कि हम धरती पे रह रहे हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू because its 2/3 surface is covered by water, it is therefore called blue planet। कहने का मतलब कि अर्थ का ये जो आउटर स्पेस, जो आपको जो ये आउटर स्पेस दिखाई देता है, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 2/3 यानी 2/3 आपको पानी से ही घिरा हुआ दिखेगा। अगर आप दूर जाकर देखेंगे, यानी स्पेस में अगर जाके आप दूर से देखेंगे अर्थ को आपको, तो 2/3 में सिर्फ आपको 2/3 में पानी ही दिखेगा, इसीलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं।
है ना। और यानी ये जो समुद्र का पानी है 2/3 में पृथ्वी पर, यही जब रिफ्लेक्ट करता है तो हमें आसमान कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, येट इवन विद द स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। कहने का मतलब बच्चों कि ये जो लाइट का जो ट्रेवल स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में ये जो लाइट होता है ये 3 लाख किलोमीटर कवर कर सकता है। ठीक है। अब वहीं अगर बात करें कि सूर्य का जो प्रकाश होता है यानी सनलाइट जो होता है धरती तक आने में तकरीबन 8 मिनट लग जाता है। यानी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अगर बात करें कि सबसे तेज़ी से गति करने वाला कोई चीज़ है तो वह लाइट है। अगर बरसात के दिनों में आप बादल गरजते हुए देखते होंगे तो पहले आपको लाइट दिखाई देता होगा, है ना, उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देता होगा। इससे भी साबित होता है कि हाँ लाइट जो है ट्रेवल सबसे फास्ट करता है। चलिए अब चंदा मामा की बात करते हैं, मून की बात करते हैं यानी चंद्रमा की। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, यानी अपना अर्थ का एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ये जो मून है यह सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है ना। इसको सैटेलाइट क्यों कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि किसी प्लैनेट का जो उसका रेवोल्यूशन करे, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि और भी सैटेलाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो मैन मेड है। ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अगर हम डायमीटर की बात करें, बेटा ये डायमीटर क्या होता है, शायद आपने मैथ में देखा होगा। अगर यहाँ से मैं लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ तो इसी को हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। तो ये जो मून का डायमीटर है अगर हम इससे कंपैरिजन करें, अर्थ के करें, तो ये 1/4 है। ये 1/4 क्या होता है, मीन्स 1/4 होता है। ठीक है। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। अच्छा, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये इतना छोटा है तो हमें बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि यह अपने अर्थ से काफ़ी नज़दीक पे है। तो कितनी नज़दीकी पे है, अगर हम बात करें कि कितनी दूर है पृथ्वी से मून, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि हम सन से कितनी दूरी पे हैं और मून से कितनी दूरी पे हैं। The moon moves around the earth is about 27 days। बेटा ये जो मून है ये अपने अर्थ का कितने दिनों में रेवोल्यूशन कर लेता है, यानी एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो 27 डेज में लगा लेता है। It takes exactly the same time to complete one spin। इतने ही दिन ये अपने एक्सिस पे भी स्पिन करने में यानी घूमने में समय लगाता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth। आपने शायद गौर से रातों में मून को देखा होगा कि एक ही फेस आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, एक ही फेस आपको मून का क्यों दिखाई देता है, तो उसका जो आंसर है 27 डेज, यानी अर्थ का एक रेवोल्यूशन लगाने में 27 डेज लगाता है और उतना ही दिन अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमने में लगाता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, यानी अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, उसी के वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स
on its surface. These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadow. कहने का मतलब कि आप फुल मून में जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपको काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं, ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, जो वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन है ना, या जो गड्ढे हो गए हैं, उसी का शैडो दिखाई देता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन। ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में रखा था, यानी 20 जुलाई 1969 में रखा था। आपको याद ऐसे भी रखा जा सकता है, अगर आपसे कोई गांधी जी का बर्थ ईयर पूछे तो आपको याद होगा 1869 में है, जस्ट उसके 100 साल बाद आप ऐड कर दीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को लैंड किए थे, अपना फर्स्ट जो पैर थे वहाँ पे रखे थे। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। आपको और बताना है कि क्या कोई ऐसे भारतीय भी हैं जो वहाँ पे लैंड किए थे, मून पे उतरे थे। अच्छा, यहाँ सैटेलाइट के बारे में क्या लिख रहा है, और सैटेलाइट इज अ ग्लेशियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जिस तरह से बाकी सभी ग्रह सन का रेवोल्यूशन करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट भी किसी प्लैनेट का रेवोल्यूशन कर सकते हैं या करते हैं। अब जो सैटेलाइट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल ही हो, मैन मेड भी हो सकता है, हमने बनाया भी है। चलिए बात करते हैं। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, यानी ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है इसको इंसान ने बनाया है। इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, यानी इंसानों ने क्यों बनाया है, ताकि वो यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सके और कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर पाए। बेटा, ये जो हम लोग एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं या टेलीविज़न पे टेलीकास्ट कुछ जब आता है तो वो हम देखते हैं, ये सभी जो पॉसिबल हो पाता है, कम्युनिकेशन जो पॉसिबल हो पाता है, वह सैटेलाइट के थ्रू भी या सैटेलाइट के थ्रू ही हो पाता है। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। इसे क्या किया जाता है ना कि रॉकेट के साथ इसको लॉन्च करके और धरती के ऑर्बिट में रख दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसेट, IRS और एडुसेट। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी इंडियन सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। है ना, क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिवर्स। आप इसका आंसर लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, ये फिगर क्या दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मैंने अभी रॉकेट की बात किया था, रॉकेट ये यहाँ से ऐसे लॉन्च हुआ और यहाँ पे क्या कर रहा है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। अब जो इसको बूस्ट करने वाला था सैटेलाइट को, अब यहाँ पे अर्थ पे उतार लिया जाता है। अब ये क्या कर रहा है, सैटेलाइट एंटर द ऑर्बिट, और ये जो आपको ये ऊपर साइड में यहाँ रहता है, यहाँ से निकलने के बाद देखिए ये अब ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। ठीक है। चलिए अब एस्ट्रॉयड के बारे में बात कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। बेटा, ये एस्ट्रॉयड्स क्या होता है? एस्ट्रॉयड्स को अगर हम हिंदी में कहें तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह होता क्या है, यानी ये स्टार की तरह, प्लैनेट की तरह या सैटेलाइट्स की तरह ही ये छोटे छोटे ग्लेशियल, ये जो छोटे छोटे, आप एक तरह से रॉकी कह सकते हैं। ठीक है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। इन्हीं सबको मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रॉयड्स कह रहे हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर 1.2 में देख सकते हैं, फिगर 1.2 में देख सकते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। कहने का मतलब कि साइंटिस्टों के अनुसार
ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये काफ़ी साल पहले विस्फोट हो गए थे और ये इन्हीं के कक्षा में रह गए। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, यानी आप ये देखिए, ये जुपिटर हो गया, ये जुपिटर का ऑर्बिट हो गया और ये मार्स का ऑर्बिट हो गया। इन्हीं दोनों के बीच में एक बेल्ट जैसा बनाया हुआ है जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जान रहे हैं। और ये मिलकर बना कैसे है, तो छोटे से लेके बड़े बड़े रॉकी से मिलकर बना है। ठीक है, अब इधर नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जाना कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। अब मेट्रॉइड्स की बात कर लेते हैं। मेट्रॉइड्स को अगर हिंदी में बात करें तो उल्का कहते हैं। ठीक है बेटा, ये उल्का क्या होता है, तो रातों में आपने तारे टूटते हुए देखा होगा, है ना, ये वही मेट्रॉइड्स है, ये वही उल्का हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। यानी ये मेट्रॉइड्स क्या होता है, तो छोटे छोटे रॉकी होते हैं जो सन के गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी उसके आसपास आपको पाए जाते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। यानी बाकी प्लैनेट जैसे सन का रेवोल्यूशन करते हैं, ये मेट्रॉइड्स भी वैसे ही करते हैं, यानी ये उल्का भी वैसे ही करते हैं। समटाइम these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के पास आ जाता है और कभी कभी अर्थ पे गिर भी जाता है। आपको दिखता होगा, तारे टूटते हुए आपको दिखाई देते होंगे। जब वो कम्प्लीटली पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं तो अर्थ पे गिर भी जाते हैं, है ना। लेकिन वो अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिक्शन के कारण, यानी जो पृथ्वी पर अपने अर्थ पर ग्रेविटी है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके फ्रिक्शन के कारण वो पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि न जलने के कारण अर्थ पे गिर जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अपॉन एंड बर्न, है ना, ये जलकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, ये है ना, ये लाइट के रूप में आपको दिखाई देता होगा और राख के रूप में उड़ जाता है, यानी वो धरती पे गिर ही नहीं पाता है। मेरा कहने का मतलब यही है। समटाइम्स अ मैच्योर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरह से नहीं जलता है, पूरी तरह वो जल के राख नहीं हो पाता है और धरती पर गिर जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, है ना, धरती पर गिरकर ये बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। जैसे मैंने चंद्रमा के बारे में बात किया था ना कि वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये उन्हीं के कारण ऐसा हो रखा है। लेकिन अपना अर्थ पे ऐसा नहीं होता है ना, इस तरह से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको फिर कभी हम बताएंगे। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? कहने का मतलब क्या कभी आपने देखा है क्लियर नाइटों में, कभी रातों में आपने देखा है जलता हुआ तारा कभी देखा है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना। यानी ये जो आपको कह रहा है कि ये क्या होता है, ये एक तरह से क्लस्टर होता है। बेटा ये क्लस्टर क्या होता है, झुंड होता है, ठीक है। यानी झुंड उसी झुंडों में से, सन के झुंडों में से, स्टार के झुंडों में से एक निकल कर इधर आ जाता है। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। आप फिगर 1.6 में देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, मिल्की, ठीक है। इसे हम हिंदी में अगर बात करें तो आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा ये जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है। इन एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन समय में भारत में, इट वॉज इमेजिन, यानी ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, ये लाइटों का एक रिवर है, एक नदी है, ठीक है, जो कि आसमान में फ्लो कर रहा है। इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा, इस जिसका हिंदी में अगर कहें तो आकाशगंगा नाम दिया गया है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी आकाशगंगा है लाखों खरबों तारों का मिला हुआ बना हुआ है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ये आकाशगंगा जो है, ये गैलेक्सी जो है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो
मिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर, क्लाउड से मिलकर और डस्ट और गैसों से मिलकर बना हुआ है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज डेट मेक द यूनिवर्स, यानी ऐसे ढेर सारे गैलेक्सी मिलाकर एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। देखिए अर्थ एक क्या है, सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ। सोलर सिस्टम, ढेर सारे सोलर सिस्टम को मिलाएं तो क्या बना, अपना गैलेक्सी बना, जिसे हिंदी में हम आकाश गंगा कह रहे हैं। और ढेर सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ये कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। फिर भी साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, यानी हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम ज़्यादा तो नहीं जानते लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानकारी रखे हुए हैं। बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।